ये इस वाक़े की सबसे पहले तो मज़म्मत और शदीद अल्फाज में मज़म्मत कि बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे जंगों से मुबर्रा होते हैं। सॉलिड एविडेंस था, इंफॉर्मेशन थी कि अजित देवल जो है, जो इंडियन NSA है, ही वॉज प्लानिंग समथिंग इन बलूचिस्तान और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बुज़दिल जो है वो बच्चों पे प्लान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत का पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी का बुज़दिलाना और घिनौना खेल शुरू। आज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस को बारूदी मवाद से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक ये बुज़दिलाना हमला भारत में बैठकर मनसूबा बंदी के तहत किया गया, जिसे बलूचिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए अमली शक्ल दी गई। भारत इबरतनाक रुसवाई के बाद अब मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाकर अपनी शिकस्त का बदला लेने की नाकाम कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, इस नाजुक मौके पर बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सैफ फरीकी इजलास हुआ, जिसमें तीनों मुल्कों ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इकदामात को मजीद मौसर बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए करीबी ताउन पर इत्तफाक किया। इस इजलास में एक और पेशरफ्त भी सामने आई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की बहाली का असूली फैसला किया है, जो खित्ते में भारतीय मदाखलत मुत्तहिद महाज के तौर पर उभर सकता है। इसी से मुताल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये भारत तो बाज नहीं आया, ख़ास तौर पर अब उसको जिस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो पहले भी पाकिस्तान में मासूम शहरियों को टारगेट करता आया है और जिस तरह से उसने अपना दहशतगर्दी का एक नेटवर्क पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, पाकिस्तान समेत, उसका सबूत पहले भी पाकिस्तान दे चुका है, दुनिया के सामने रख चुका है। लेकिन अब ये जो ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के साथ चीन और अफगानिस्तान का जो ताउन है, ये आपके ख्याल में कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना अहम किरदार अदा करेगा भारत की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, भारत की इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करने के लिए? अच्छा, तो देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। हमने इससे पहले तालिबान की गवर्नमेंट से पहले भी हमने देखा, जब हामिद कारज़ई की गवर्नमेंट थी या अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी, तो उस दौरान भी हम मुसलसल यही बात जो है यही कहते आ रहे थे कि NDS का और रॉ का जो है वो एक नेक्सस बना हुआ है, यानी जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका एक नेक्सस बना हुआ है। और वो जो ये जो कलदम TTP है, इसको वो इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। यानी पाकिस्तान ने जब ज़रब अज़ब के नतीजे में पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो थे वो ख़त्म कर दिए, उनकी बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रियाँ, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड पाकिस्तान से उनका सफाया कर दिया, तो ये अक्रॉस दी बॉर्डर चले गए। ये वहाँ भाग के वहाँ पे इनको जो है वो सेफ हेवन्स दी गई, वहाँ पे इनको जो है वो शेल्टर दिया गया, वहाँ पे इनको एज एन एसेट रखा गया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और हम बार बार ये कहते चले आ रहे थे कि जी देखें, ये तालिबान जो अभी अफगानिस्तान में और ये TTP, ये दोनों जो हैं ये सिक्के के 2 रुख हैं, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इनकी नज़रियाती तौर पे एक ही हैं। और ये जो कलदम TTP है, इनके जो इनके सरबराह हैं, वो उन्होंने मुल्ला हिब्तुल्लाह के हाथ पे जो है वो बैत कर रखी है। तो ये एक ही लोग थे। हमारी स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में उस वक्त ठीक नहीं थी। हम ये समझ रहे थे कि ये तालिबान जब आएंगे और ये तालिबान टेक ओवर करेंगे और अशरफ गनी की गवर्नमेंट जाएगी, तो हमारे जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, एटलीस्ट ये जो फितना अल खवारिज और TTP जो है, इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सिक्के के एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो हम तो कंसिस्टेंटली ये कहते आए हैं कि जी ये NDS और रॉ का अफगानिस्तान की और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक नेक्सस है, और यही नेक्सस जो है ये बलूचिस्तान में भी जो है वो वहाँ पे भी यही काम कर रहा है। और हमने ये देखा कि वो जो चीदा जो BLA के और बाकी बलोच
टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके जो चीदा लीडर हैं, उनको वो भी कत्ल होते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पे। जो टीटीपी के चीदा लीडर हैं वो भी मारे जाते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पे। तो ये सारी चीजें तो हमारे पास मौजूद हैं। इशू ये था कि हमने दुनिया को क्यों नहीं बता पाए, क्यों हम एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं कर पाए, क्यों दुनिया के सामने इंडिया का चेहरा नहीं बेनकाब कर पाए, जबकि हमारे पास सबूत हैं। इंडिया तो बगैर सबूतों के, ये पहलगाम का इशू देखे ना, कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसने एक हवा क्रिएट किया, उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, वो जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बना, उसने जो करना था सारे इंटरनेशनल कवानीन को बालाए ताक रखते हुए, उनको जूते की नोक पे रखते हुए उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया। तो पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी थी, जी शायद हम अपने मामलात में इतने उलझे हुए थे, हमारी इकोनॉमी का मसला, हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस, उनमें हम इतने उलझे हुए थे कि हमने जब उसका चेहरा बेनकाब हो रहा था, जब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में जो उसकी रॉ जो कुछ करती फिर रही थी, वो जब बेनकाब हो रहा था, हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मेरे ख्याल में बारहा मैंने इस प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हमें इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए किसी भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी की, किसी भी ट्रेड डिप्लोमेसी की, किसी भी क्रिकेट डिप्लोमेसी की। इस वक्त जो है वो ग्लोबल स्पॉटलाइट जो है वो इंडिया के ऊपर है, और हमें अपना केस कि ये इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, और उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट हैं इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में हमारी तरफ से जो है ना वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी का फुकदान रहा कि हम दुनिया को बावर नहीं करवा पाए कि इंडिया हमारे मुल्क में क्या कर रहा है। जी, अब आया साहब, अब ये जो एक सह फरीकी इजलास में बातचीत हुई, खासतौर पर चीन अफगानिस्तान का ताउन, क्योंकि पहले अफगानिस्तान का जो झुकाव है वो भारत की तरफ था, और बहुत सारी दहशतगर्दी भारत थ्रू अफगानिस्तान भी करता था। तो आपके ख्याल में अब कितना ये इम्पोर्टेंट हो सकता है झुकाव? तो आपका क्या ख्याल है कि एक सीफ्रैकी मुज़ाकरात हो गए और झुकाव ख़त्म हो जाएगा? नहीं होता इस तरह। अच्छी उम्मीदें, मस्बत उम्मीदें उससे ज़रूर वाबस्ता करनी चाहिए कि अच्छा माहौल में एक गपशप हुई, लेकिन डैमेज इतना ज़्यादा है दुआ, और ये आप क्या तवक्को करेंगी उससे? गुजरात का कसाई, उसके बाद अब इंडिया का कसाई, उससे क्या हो सकती है? हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि अब चूंकि उस महाज पे शिकस्त हुई है तो वो इस महाज पे आएगा, और वो आना शुरू हो गया। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि कोई अलहदगी पसंद हो, कोई आज़ादी की तहरीक चला रहा हो, वो मासूम बच्चों को निशाना बना सकता है। मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह पॉसिबल है, क्योंकि जब आप कोई अलहदगी की तहरीक भी चलाते हैं, या आप आज़ादी कह लें कि जी आप आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, आप आज़ाद अपना वो चाहते हैं को वतन, तो उसमें बच्चों की इस तरह से कुर्बानी देना, मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई चीज़ हो सकती है? मुझे तो समझ नहीं आती। और ये इजराइल और इंडिया की तो समझ में आती है, जाहिर है इजराइल भी यही करता है, वो फ़लस्तीन में मासूम बच्चों को मारता है, और इंडिया भी अब उसी डगर पे चल पड़ा है, क्योंकि वो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा चूँकि सपोर्ट रही है इजराइल की इंडिया को, और जाहिर है उनकी प्रेजेंस भी वहाँ थी, और उसके बाद जो हशर हुआ है, अब मेरे ख्याल वो इस तरफ ज़्यादा और ज़्यादा वो कोशिश करेंगे इस तरह के वाक़यात इस मुल्क में हों। देखिए, तालिबान, हम गलत फहमी में रहे, हम समझते थे कि शायद टीटीपी और दूसरे तालिबान में कोई फ़र्क है। ये फ़र्क बहुत पहले, बहुत मुद्दत पहले ये ख़त्म हो गया था, जब वो एक दूसरे के लिए उन्होंने इजहार ताज़ियत के और इजहार हमदर्दी के बयानात देने शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत चेंज हुई तो हम समझे कि बस अब तो हमारी शायद हुकूमत आ गई है, और वो गलत फहमी भी हमारी बड़ी जल्दी दूर हो गई। हमने पूरी दुनिया से मिन्नतें की कि इनके फंड्स बहाल कर दो, इनको इमदाद दो, यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन उसका बदला हमें यही मिला। आज आप देख लें, क्रिकेट का मैदान हो या कोई और मैदान हो, अफ़गानों में इतनी नफ़रत भर दी गई है। इंडिया ने नो डाउट वहाँ बहुत काम किया है, और वो नफ़रत अब नज़र आती है, उनके हर जेस्चर से नज़र आती है, हर कदम से नज़र आती है उनके। और ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये तो मतलब इसमें तो किसी को बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है
क्योंकि इंडिया खुद क्लेम करता है, वो खुद कहता है, उनका प्राइम मिनिस्टर कह चुका हुआ है कि हम बलूचिस्तान में करेंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे। और फिर मतलब क्या दहशतगर्द ढूंढे हैं यार इंडिया ने, खुदा की कसम, वो मासूम बच्चे। खुदा का खौफ करो, शर्म करो। इंडियन मीडिया को चाहिए शर्म दिलाए अपने प्राइम मिनिस्टर को और उसकी टीम को कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। मतलब वो लड़ना था ना, वहां लड़ लेना था। एक हमला तुमने कर दिया था, उसके बाद हमारे हमले के बाद आ जाते ना, दोबारा जवाबी कार्रवाई कर लेते। ये कोई तरीका है? मतलब इस तरह से बच्चों को शहीद करके, और तुम लोग समझ रहे हो पता नहीं मतलब हम क्या कर लेंगे। जहाँ तक डिप्लोमेसी की बात है, वो आज DG ISPR का एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये सियासत और सिफारतकारी हमारे इख्तियार में नहीं है। ऑब्वियसली ये सिविलियन गवर्नमेंट को ही करना है, तो उसमें नो डाउट इन दिनों काफ़ी काम हुआ है जब से ये जंग का माहौल बना है। इसमें हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, और अब वो जो बिलावल साहब की वो ज़ेर सदारत वो एक वो वफ्द भी बनाया है, वो भी जा रहा है, वो भी अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल जाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ममालिक का भी प्राइम मिनिस्टर साहब भी प्लान कर रहे हैं जाने का। इसहाक डार साहब ने इतने लोगों से बात की इस दौरान, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत से लोगों से बात की। तो ये तो जाहिर है बड़ी अच्छी चीज़ है। डोजियर हमने बहुत दिए, लेकिन दुनिया पे असर नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है अब डोजियर्स का असर होगा। अब हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल एग्रेशन के साथ सिफारती मुहिम भी चलानी चाहिए। और क्योंकि इस वक्त देखें ना, इसराइल के भी हालात वो नहीं रहे। इसराइल भी बड़ी तेजी से आलमी हिमायत खो रहा है, वहाँ भी कम हो रही है। वो यूरोपीय मुल्क चढ़े हुए हैं इसराइल पे भी, तो यकीनन ये असरात इंडिया पे भी आएंगे। कोई दोस्ती है ना, तो वो दोस्ती तो निभानी तो पड़ेगी और फिर भुगतनी भी पड़ेगी। तो बहरहाल इससे ज्यादा शर्मनाक और कार्रवाई नहीं हो सकती कि आप बच्चों के खिलाफ करें और बच्चे शहीद हो जाएं उसमें। तो क्या मैंने मेरी समझ से बाहर है, इस पे तो बात भी नहीं कर सकता मैं। इलियास साहब देखिए, ये जो खुशदार में वाक़या हुआ, जितनी मजम्मत की जाए, अफसोस किया जाए, लेकिन ये मोदी ने जितनी मुदाखलत, पहले खुद इस बात का एतराफ़ किया कि बलूचिस्तान में उनकी मुदाखलत है और प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, इस तरह वो ज़ाहिर है वो चाहते थे कि जी वो जो भी इस बारे में बोलते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए बच्चों को इतनी शहादतें बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात करना, दहशत गर्दी करना, ये कहाँ, ये दुनिया भर में बताना चाहिए। बिल्कुल इसके बारे में अब सबूत तो मिले हैं इनके, तो ज़ाहिर है इसके बारे में पहले भी शवाहिद थे कि इनकी मुदाखलत, कुलभूषण यादव, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी मिली जुली हैं, इनके बारे में इनके पास सबूत भी हैं। तो अब दुनिया भर को ये इस चीज़ के बारे में आज जो जितना अफसोस दुनिया भर में किया जा रहा है, तो ये इसके पीछे भारत ही है। भारत को जब दूसरी तरफ से कुछ नहीं मिला, अब आवाम का प्रेशर है, उनकी आर्मी का प्रेशर है कि वो कुछ कर नहीं सके, तो इसका बदला इस तरह तो नहीं लेंगे आवाम के साथ, लोगों के साथ। वैसे तो वो बड़ा कह रहे कि जी हम नहीं करते हमला, लेकिन ये जो आज जो जिस तरह का वाक़या हुआ है, इससे पहले भी वाक़या हुए हैं, तो इसमें काफ़ी जिनकी अपनी इनके राइटर्स वगैरह ने लिखा कि एक बुक थी एनिमीज़ ऑफ द एनिमी, उसमें कि जी कि पाकिस्तान में कितने उन्होंने फंडिंग की, किस तरह क्या काम किया। तो जाहिर है इस चीज़ की जो उनके अपने लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में कर रहे हैं, KP में कर रहे हैं, तो जाहिर है इसके लिए दूसरी सरहदें भी इस्तेमाल की, इसके अफ़गानिस्तान की सरहद इस्तेमाल की। अब एहसान का जो उनका कॉलम वगैरह जो इस तरह ला के, इस तरह कश्मीर में भी ख़तरा है। इस चीज़ में पहले भी बताया कि जी अगर उनसे ये नहीं होगा तो फिर वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह इतने घिनौने हथकंडों पर उतर आया। जाहिर है अपने मुल्क में अपनी बका के लिए, अपने प्रेशर कम करने के लिए। दूसरी तरफ एक तरफ कहते हैं कि MO की मीटिंग्स में कहते हैं कि जी आप लेके आए, जी इस मसले को हल करें, यानी कि अमन के लिए काम करें। तो ये सारी ये चीज़ें हैं, ये झूठी हैं। इस वक्त उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो जो भी गलत से गलत जो भी ओछे हटकंदे इस्तेमाल करना चाहेगा वो करेगा, ताकि पाकिस्तान को नुकसान नीचा दिखाने के लिए, अपनी साख बहाल करने के लिए। क्योंकि मोदी की जो ज़हनियत है वो एक बहुत ही घटिया किस्म की इसमें
वो ये इस्तेमाल करने के लिए उसने जितनी भी फंडिंग पहले भी की है, इसके बारे में उसने कहा कि पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचाएंगे। इस बारे में उसने कहा कि बलूचिस्तान में हमारी मुदाखलत कहते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि जी मुदाखलत है हमारी, उस बात को इतराफ़ करते हैं वो। तो इस चीज़ को रोकना होगा, अब दुनिया भर को इसके लिए करना होगा आगे। पहले भी डोजियर दिए, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। अब खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन था वो उनके हक में नहीं है। अब जो पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि वो जो बातें करता था वो इसमें कोई सदाकत नहीं है, वो सीधा गीदड़ था और गीदड़ ही रहेगा। सही जी। आमिर साहब, अब ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का इत्तेफाक हुआ, भारत तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखें, बात हो रही है एग्रेसिव डिप्लोमेसी की और कि जी हम माजी में क्यों नहीं कर सके। देखें, हमने डोजियर हर जगह पहुँचाए, यूएन से लेके और अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हकूक़ के कमीशन जिनेवा में बैठे हुए हैं, सब जगह पे हम गए। हमने कलभूषण के दुनिया भर को सबूत दिए। बेशुमार मौक़े आए दहशतगर्दी के, दुनिया नहीं बोली। बड़ा ही अफसोसनाक, अंदोनाक वाक़या है जो आज खुजदार में हुआ, बच्चे शहीद हुए और दुश्मन के ऊपर सब ने बात की है। लेकिन देखें, ये जो दुनिया है ना, जहाँ दहशतगर्दी करनी है, कुछ करनी है, गज़ा में क्या नहीं हो रहा, जो कुछ इसराइल कर रहा है, सीज़ फायर के बाद भी तबादले कैदियों के करके उसके बाद उससे ज़्यादा बंदे मार दिए। ये दुनिया समझती है कि जिसके पास ताकत है उसकी बात की जाए। पाकिस्तान के ऊपर क्या और इंडिया के ऊपर क्या कहा था ट्रंप ने और मार्को रूबियो ने कि ये दोनों आपस में तय कर लेंगे, हज़ारों सालों से लड़ रहे हैं, डिकेड से लड़ रहे हैं, चले गए थे ना। जब हमने जवाब दिया तो सारे वापस आए और समझ आ गई कि ये पाकिस्तान इस तरह नहीं है जिस तरह हमने समझा था। और दुनिया में सामने खड़े होकर चाइना, अब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अज़रबैजान, टर्की और ईरान, 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं 26 से। शुक्रिया की एक उनकी वो विज़िट है उसकी। हमने अब बड़ी क्लैरिटी के साथ किया अपनी चीज़ों को कि आप नहीं कर रहे थे ना बात पहलगाम पे पहली दफ़ा। ये नहीं हुआ है कि पहले हमने किए थे तो दुनिया साथ नहीं खड़ी थी। हम पहले भी यही कह रहे थे कि हमने ये काम नहीं किए जो दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो अपने मोदी कर रहा है। हमने बार बार बताया, हमने कई दिन पहले अभी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी कि वो तालिबान को, टीटीपी वालों को यूज़ करेगा, कश्मीर के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। और जाहिर है कि ये रा फंडेड BLA और टीटीपी दोनों चल रहे हैं। अब वहाँ मार पड़ी है तो वो इधर इन्वेस्टमेंट खुल के कर रहा है। अब हमें भी जवाब देना है। एक तो इनको मारना है टिका के कि किसी सूरत में आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो आते हैं ना भाईचारा भाषण लेके, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी भेजते होते थे कि इनसे बात कर लो। ये बातचीत का नतीजा है टीटीपी से बात करने का। हम फैंटास्टिक चाय वहाँ भी पीने चले गए थे, फटाफट हमारे DGI चले गए। आज वो सारी पॉलिसियाँ हमारे मुँह पे आ रही हैं कि भाई इनसे बात नहीं होनी चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर जब बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि अंदरूनी मुल्क हो या बैरूनी मुल्क, जिन लोगों के साथ हमारा अब इस हवाले से कोई समझता है कि कोई किसी किस्म का लीनियंट व्यू होगा तो नहीं होगा, इनको हमने मारना है। मैं शायद कल परसों भी प्रोग्राम में मैंने बात कही थी कि ईरान का बॉर्डर क्लोज होना है और BLA को एक तरफ से शुरू करना है, दूसरी तरफ मारना है, चाहे वो जिस मर्जी गार में हो। तो ये जो वाकया है ये साबित करता है कि कोई भी चीज़ जो हम सोच रहे थे कि डी एस्केलेशन हो जाए इंडिया के साथ और फिर आगे बातचीत बढ़ जाए और हम बलूचिस्तान में शुरू हो जाएं, तो प्राइम मिनिस्टर भी वहीं हैं, सारे लोग वहाँ पे हैं आज। इसीलिए ऐवान सदर में वो तकरीब ना हुई जहाँ स्टिक मिलनी थी और बैज मिलना था आर्मी चीफ को बतौर फील्ड मार्शल, क्योंकि आर्मी चीफ तो वो रहेंगे, अब वो फील्ड मार्शल साथ होंगे। तो ये चीज़ें रुकी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वहाँ पे काइनेटिक ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता, जो ये मंजन चूरन बेचने आते हैं ना बातचीत का कि जिनसे बातचीत होनी चाहिए, उन सबको तो अब बिल्कुल कुफल में रख देना चाहिए कि जो बोले उसको भी ढक दो कि भाई ये कोई जरूरत नहीं है हमें ये दिखाने की ये लोग हैं इंसानियत के काबिल कि इनको कहा जाए कि जी आप कौमी धारे में आ जाएं, हम आपको रास्ता देंगे। आप ना बच्चे छोड़ते हैं ना औरतें छोड़ते हैं, मतलब उन्होंने सुबाइयत की बुनियाद पे लोगों को मारा है ताकि लोगों को तासुर बने कि हम तो कोई, ये वो नहीं है तंजीम है कि जी हम अपनी कोई लिबरेशन के लिए काम कर रहे हैं। ये तो एक हमारे दुश्मन के पेड एजेंट हैं जो ये यहाँ पे हर तरह का वो काम उल्टा कर रहे हैं कि हमने किसी को नहीं छोड़ना। तो ठीक है, फिर हमारी स्टेट को भी अब यही काम करना है कि जी जिधर से भी आए मारो। अब ये ड्रोन और मिसाइल बिल्कुल आप छोड़ दें इस बात को कि जी ये इंडिया के लिए हैं, जहां गार में मिले वहां उनको ठोकें। इसका इलाज सिर्फ यही। फैसल साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो हमारा दुश्मन है वो ज़हनी तौर पे पस्त, कमज़र्फ और घटिया है और वो अपने हर अमल में साबित करता है।
देखिए कोई करैक्टर भी होता है, कोई यानी कि कुछ जंगों के असूल होते हैं, जंगल के असूल होते हैं। अब ख़वातीन और बच्चों को तो कोई भी जो है ना जंगों में ना हाथ नहीं लगाता, ये बुनियादी अखलाकी असूल होता है जंगों का। इनका जोर ही जो है ना वो कमज़ोर लोगों के ऊपर चलता है। इतना इसने जो इंडिया ने अपनी मुंह की खाई है अभी इस जंग के अंदर, इसने ये हरकत करनी थी, क्योंकि ये एक जो जंग होती है, ये इसको फौजी जंग कहते हैं, अस्करी जंग, इसमें इतना दम नहीं है कि वो जंग हमसे लड़ सके। ना उसके पास उसकी सलाहियत है, ना उसके पास उसकी ताकत है, ना उसकी ये कैपेसिटी बची है कि वो हमसे लड़ सके। वहाँ वो रुस्वा हो गया, जलील हो गया, वो अपनी रुस्वाई का बदला ले रहा है। और किससे ले रहा है? मासूम बच्चों से ले रहा है। मतलब क्या बच्चे का क्या मज़हब होता है, क्या कौमियत होती है, उनका क्या होता है बेचारे, उनको क्या पता। उनके वालिदैन ने उनको पढ़ने के लिए बेचा था, वो हंसते खेलते गाना गाते हुए शरारतें करते हुए जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे थे, उसको आपने जो बच्चों को मार दिया। और फिर उस पर आप अपनी ताकत का जश्न बनाए, उस पर अपनी ताकत पे आप गरूर करें। मतलब कोई बेरहमी और सफाकी की कोई हद है, कोई उसकी लिमिट भी बची है। इसके लिए तो आपके पास अल्फाज नहीं है कि आप क्या बात करें इस वाले वाक़े के ऊपर। ये आमिर साहब की बात सही है कि अब ये जिस नहज पे आपका दुश्मन जो है वो पहुंच चुका है, इसको भी आपने बस बेरहमी और सफाकी से फिर जो है ना इसको इसका जवाब देना है। इसके अलावा अब आपके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि बात जो है ना हमारे घर के बच्चों और औरतों के ऊपर आ गई है। अब क्या बचा? आप उसके साथ किस रियायत की बात करेंगे? या इस मुल्क का एक बहुत बड़ा हल्का ऐसा था जो आज भी ये एक सोच रखता है कि चीज़ों को जो है ना वो बैठकर और बातचीत के ज़रिए उसका हल होना चाहिए। लेकिन आप जब मामलात को इस नहज के ऊपर ले जाते हैं तो कौन ये बात करेगा कि आप बैठ के बात करें? कौन ये बात करेगा कि आपकी जो है ना वो बात सुनी जाए? आपकी जंग अगर किसी इदारे से, किसी फ़र्ज से, तो उसका आप बदला जो है बच्चों के साथ लेंगे, और वो भी जो है अपने ही बच्चों को मार रहे हैं, अपने ही बच्चों को, अपने ही घर के बच्चों को मार के अपनी ताकत जो है वो दिखाना चाहते हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, कोई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। मतलब जो आज़ादी की तहरीक कह लें, इनकलाबी तहरीक कह लें, जो इनके कारकुनान होते हैं वो बड़े नज़रियाती तौर पे मुस्तहकम लोग होते हैं। तो ये कोई तहरीक के किसी जद्दोजहद करने वाली तहरीक नहीं है। ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये दहशतगर्द हैं जिनका कोई किरदार नहीं होता। जो तहरीक के से वाबस्तगान जो लोग होते हैं वो जहनी तौर पे, नज़रियाती तौर पे मुस्तहकम लोग होते हैं। वो कभी ऐसी ऊँची और छचोरी और बेरहमी और सफाकाना हरकतों के मर्तकब नहीं हो सकते। ये जो हरकतें करने वाले जो लोग हैं, इनको आप किसी भी तहरीक का कारकुन ना समझिए, इनको आप एज ए दहशतगर्द ट्रीट करें। बिल्कुल। और जो दहशतगर्दों के जिस तरह निपटा जाता है, उनसे उसी तरह इन्हीं की ज़बान में जो है ना बात करनी पड़ेगी। अब हमारे पास भी, इस कौम के पास, इस रियासत के पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ठीक बिल्कुल जी, इनके साथ उसी तरह से बात करनी, जिस तरह से अब ये करते हैं। बातचीत से ज़्यादा अब इनको इन्हीं के स्टाइल में जवाब देगी रियासत, और जिस तरह से भारत को मिला, अब आगे भी अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा, और ये तो बड़ी ही इंतहाई बुज़दिलाना हरकत और मकार हरकत है कि आप जब जंग जीत नहीं सकते, फौजी अस्करी सलाहियतें आपके पास हैं नहीं, तो आप मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं अपने स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ज़रिए। एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली। जो हमारा सवाल, दहशतगर्दी के खात्मे में चीन अफगानिस्तान का जो ताउन है, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मुज़ाकरात के मामले पर भारत की हटदर्मी बरकरार है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या भारत की मुज़ाकरात टालने की ये कोशिश कामयाब हो सकेगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए मुसलसल संजीदा और मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। हर फोरम पर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है, मगर बदकिस्मती से भारत की जो रिवायती जिद और हट धर्मी बरकरार है। अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट, भारत ना तो तीसरे फरीक को मान रहा है, ना ही न्यूट्रल और गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आज सीनियर सहाफ़ियों से बात की है। उन्होंने ये बताया कि भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राज़ी नहीं है। तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फैसला अच्छा हो सकता है, लेकिन भारत किसी भी तीसरे मुल्क के मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं है। इसी से सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब भारत ना तो किसी तीसरे फरीक को मान रहा है, ना गैर जानिबदार मुकाम पर बात करने के लिए तैयार है। क्या ये जो मुज़ाकरात को टालने की कोशिश कर रहा है भारत, उसमें कामयाब हो सकेगा? और जो सबसे बुनियादी सवाल, क्या दुनिया भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएगी? देखें, आज हमारी प्राइम मिनिस्टर से जो मीटिंग थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा सवालात इसी पे थे।
और बड़े खुल के उनसे बात हुई कि जी ये बार बार इंडिया कह रहा है कि हमने तो नहीं की, तो उन्होंने कहा फिर दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो आ जाएं, इस पर बात कर लें कि हमें तो अमेरिका की तरफ से यही आई थी कि इंडिया ने बात की है, हमने तो तब की, हमने तो कोई चीज़ छुपाई नहीं। और फिर उन्होंने ये दूसरे तरीके से बात कर दी कि जो शिमला मुआहदा है इंडिया उस पर बात कर रहा है। हमने कहा है कि हम आपस में बैठ के नहीं कर सके, आज तक नहीं कर सके, तो ये अमेरिका दबाव डाल सकता है या बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट यूएई और सऊदी अरब की है इंडिया के अंदर और हमारे साथ उनकी दोस्ती है, तो ये गैर जानिबदार वेन्यू हो सकते हैं। चाइना तो नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारे साथ खड़ा हुआ है खुल्लम खुल्ला, तो वहाँ बैठ के बात कराएं और वो अमेरिका को ही करानी होगी। उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर बात भी की। अब मोदी का मसला ये बना हुआ है कि उसको वहाँ पे इतनी मार पड़ रही है कि उससे लोग समझ रहे हैं कि ये कहीं पाकिस्तान के ऊपर कोई गुस्से में दोबारा अटैक ना कर दे। अभी बिहार का इलेक्शन में टाइम मौजूद है, ज़ाहिर अलर्ट हम भी हैं, हम भी चीज़ें चेक कर रहे हैं, लेकिन हम वापस आए हैं ना दुनिया में, जो हम पहले हिस्से में भी बात कर रहे थे कि अब सब लोग हमसे बात कर रहे हैं। हम तो पहले ही बात करते थे, लेकिन जो कुव्वतें ताकत रखती हैं इस बात की कि वो किसी से बात करें, तो वो अब हमारी तरफ आ रहे हैं। और ये हमारी पाकिस्तान की एक लक है कि एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंग में उनको हराया, दूसरे दुनिया राग़िब हुई इस बात पे कि यहाँ टेंशन कम होनी चाहिए। और ट्रंप जिस तरह चल रहे हैं, हमें यही बात लेके चलनी है कि जी बात सिंपल सी है कि पाकिस्तान टेंशन नहीं चाहता। जैसे उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि हम एयर डिफेंस सिस्टम और भी उड़ा सकते थे इनके, हमने एस्केलेशन को फरोग ना देने के लिए ये काम किया और ये बात इंडिया को समझ आ चुकी हुई है, लेकिन अब वो बहाने ढूंढ रहा है। और पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि हमें बात करनी जरूर है, लेकिन हम ऐसी जगह करेंगे कि जहां तीसरा फरीक बैठा हुआ हो। इंडिया तो पहले तो मानता नहीं था कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है, अब जब आ रहा है तो शिमला मुआहदे के मैसेजेस दे रहा है जो हम इनकार कर चुके हैं। सही जी, आया साहब। लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड था, जाहिर है जो हालत इंडिया के अंदर हुई है। अभी मैं वो देख रहा था क्या कमाल, वो उसके पायलट के यूनिफॉर्म में हाथ में हेलमेट पकड़े हुए नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं इंडिया में। यार कमाल है, खुदा की कसम, ऐसे ऐसे कार्टून कुदरत ने दिए हुए इस वक्त लीडर्स दुनिया को कि वो लतीफ़े ही मतलब उनको देख के याद आते हैं। और वो नहीं करेगा इस वक्त मुज़ाकरात। उसकी वजह ये कि एक तो ज़ाहिर है वो बार बार इस चीज़ पे वो जोर दे रहे हैं कि जी अमेरिका के कहने पे हमने जंगबंदी नहीं की, ये हमारा पाकिस्तान का और आपस का फैसला था, इसीलिए वो शिमला एग्रीमेंट का भी हवाला देते हैं कि जी हम आपस में बात करें, क्योंकि अगर वो थर्ड कंट्री में जाके पाकिस्तान से बात शुरू करते हैं तो फिर वो इंडिया में एक और तरह से खप उठेगी कि जी ये तो इसका मतलब है कि सारा कुछ ठीक था जो पाकिस्तान कह रहा था या जो ट्रंप कह रहा था वो तो बिल्कुल ठीक हुआ कि उनके कहने पे इन्होंने किया। तो और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया हमेशा कहता था पाकिस्तान से दहशतगर्दी पे बात करनी है। ये पहला मौका है पाकिस्तान कह रहा है कि आओ भाई दहशतगर्दी पे बात करो, ये भी बहुत बड़ा सेटबैक है। और आज देखे ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने मरखल अगरचे शुक्ला नहीं कहा, राणा साहब तो वहाँ मौजूद थे, कि मुझे आप पॉलिटिकल फील्ड मार्शल कह सकते हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा मतलब आखिर में कि आप मोहसिन नकवी साहब को ग्राउंड मार्शल का खिताब दे दें, उनकी भी बड़ी खिदमत। सही है, चले क्विकली ब्रेक से हम वापस आएंगे। इसी सवाल पे नवीद साहब, फैसल साहब, इलियास साहब को टेक लेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपको क्या लगता है जो भारत मुज़ाकरात टालने की कोशिश कर रहा है कामयाब हो सकेगा? भारत को इस वक्त पता है कि जी वो अपने जो उसने इक़दाम किया था पाकिस्तान में जारियत कायम करने की अपनी कोशिश की थी, उसको उसमें मुंह की खानी पड़ी है। अपने मुल्क में तो वो किसी को मुंह नहीं दिखाने के काबिल रहा, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है। तो इसलिए अगर वो टेबल पर बैठता है मुज़ाकरात की तो उसको ये आ जाएगा उसके अपने मुल्क में जो वो दिखाना चाहता है, अपना साख बहाल करना चाहता है कि दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान से सुलह के लिए आ गए और पाकिस्तान से अपनी जाके उसने ये तस्लीम कर लिया कि अपनी हार तस्लीम कर ली है। वो ये चीज़ें फेस नहीं कर सक रहा और वो किसी जगह भी आके इस तरह की बात नहीं करना चाहते। और उसको सबसे बड़ी बात यह है कि उसको पता है कि दुनिया भर ग्रंटर है, इस चीज़ को वो देख रही है दुनिया भर को। भारत ने जो जारियत की है और गलत किया, इसमें सारा चीज़ गलत की, दहशतगर्दी। भारत आज तक इल्ज़ामात लगाता रहा और आज भारत साबित हो रहा है। तो भारत इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहा और वो ना कर सकता है क्योंकि उसको अपने मुल्क में इतना प्रेशर है मोदी को, आर्मी की तरफ से, अवाम की तरफ। अवाम तो किसी सूरत में कबूल नहीं कर रही, तो इस सूरत में वो किसी सूरत में बैठना नहीं चाहेगा कि बैठ के बातचीत कर सके। एक तरफ तो बातचीत करते हैं कि जी तो अब हम कशीदगी कम करें
और इसको फिर दोबारा जो है अगले माह तक जो है फ़ौजों को वापस ले जाएं, कशीदगी ख़त्म करें और उसी पहली वाली सूरत हाल पर। लेकिन जब सामने अपने आवाम के सामने इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा और वो बाकायदा इस तरह इस पर डटा हुआ है कि जी वो इल्ज़ामात और वो ना पहलगाम वाले वाक़े पर आए हैं ना उस इंक्वायरी करवाई है, उसको पता है हर जगह से झूठा है। ठीक ठीक जी फैसल साहब, हमें ना कामयाबी का म्यार भी तय करना पड़ेगा। अगर भारत ने अपनी कामयाबी का म्यार ये रखा हुआ है कि मुज़ाकरात नहीं करने, तो भाई ये तो कोई कामयाबी का म्यार नहीं है, ये तो हरदर्मी का म्यार तो हो सकता है, ये डिटाई का म्यार तो हो सकता है, ये कामयाबी का म्यार तो किसी तौर पे भी जो है ना नहीं हो सकता। ना करें मुज़ाकरात। भाई अगर आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो हमें भी आपसे मुज़ाकरात करने की कोई ना ज़रूरत है, ना हमें शौक़ है। मुज़ाकरात इस वक्त जो है वो भारत के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम फाते, हमें हमारा पल्ला भारी है, फाते को ज़रूरत नहीं होती, मफ्तू को ज़रूरत होती है मुज़ाकरात की, बैठ के बात करने की, दोबारा इस तरह की मान ना लगे इस बात की। तो ये मुज़ाकरात उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन वही वाली बात की, क्योंकि वो एक झेपा हुआ इस पूरा मुल्क है, वो उसके पास शर्मिंदगी हरदर्मी से ज़्यादा शर्मिंदगी है। वो किस मुंह से जो आके जो है ना वो अब बातचीत करेगा। तो नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन दोबारा शरारत करेगा तो ये बात अपने ध्यान में जरूर रखे कि दोबारा शरारत करेगा तो इससे ज्यादा मारेंगे। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ, मेरे ख्याल में पहले भी बहुत दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि एज लॉन्ग एज मोदी जो है और उसके साथ जो हिंदू इंतहा पसंदाना ज़हनीत के जो लोग सियासतदान हैं, जब तक वो इंडिया में इक़्तिदार में है पाकिस्तान के साथ वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और अगर कोई मुज़ाकरात होंगे भी तो उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे अगर अमेरिका जो है वो अपनी तिजारत, अपनी जो है वो जो उसकी सियासत और उसकी सिफारत जो है उसको लेवरेज करते हुए अगर इंडिया को प्रेशर करता है और उसको मुज़ाकरात की मेज़ पे ला सकता है, तो वो सिर्फ अमेरिका ला सकता है। वो सऊदी अरेबिया नहीं ला सकता, वो यूएई नहीं ला सकता, वो कोई नहीं ला सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ला सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो एज ए लेवरेज यूज़ कर सकता है। इस वक्त भी इंडिया की जो अगर 450 बिलियन डॉलर की तिजारत है, तो उसमें से 20-25% जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका को हैं। लेकिन ट्रंप जो है, ट्रंप के बारे में भी ये अगर तो वो अपने जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन जो हैं उनको साइड पे रखते हुए और एक वो पीस मेकर वाला और डील मेकर वाला किरदार अदा करना चाहे तो फिर तो यानी ये बात कहीं पे जाएगी। लेकिन ट्रंप के ऊपर भी एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर देखें 2019 में भी इमरान खान के साथ जो है वाइट हाउस में बैठ के उन्होंने कहा था कि जी मैं सालसी के लिए तैयार हूं, लेकिन वो बाद में जो है वो उस बात से जो है वो मुकर गए थे। तो जो कुछ भी करना है आपने खुद ही करना है, अपनी डिप्लोमेसी को एग्रेसिवली जो है उसको परस्यू करना है। और एक और छोटी सी बात कहता चलूं कि जो पहले सेगमेंट में आपने चाइना के हवाले से बात की थी कि चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है, तो मेरे ख्याल में ये तवक्को रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चाइना की फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा से नॉन इंटरफेरेंस की रही है। तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बिठा तो सकता है, लेकिन वो किसी चीज को लेवरेज यूज करते हुए जो है दबाव नहीं डालेगा, और पाकिस्तान को भी अपनी खत्म हो गया जी। आप सबका जो है बहुत शुक्रिया। सिफारत एक्सपर्ट से इतना ही फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।